तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ में। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स, क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री और हमारे ईयूएस कृषि विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटर मेकिंग प्रोसेसेस आर देयर। जी, क्या क्वेश्चन? मक्खन बनाने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? मक्खन बनाने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 प्रकार की होती है। वेरी गुड, 4 प्रकार की होती है। आंसर आपने दे दिया बिना ऑप्शन के, 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार के जरा नाम बताइएगा। 4 प्रकार की होती है, आपने आंसर सही दिया है। चारों के नाम जानना चाहूंगा मैं, वो 4 प्रकार कौन से हैं? एनीवन कोई बताना चाहे? पेपर में दिया जाए कि निम्न में से मक्खन बनाने की कौन सी प्रक्रिया नहीं है या कौन सी प्रक्रिया है। जी, ओके, अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो 4 प्रकार आपने कह दिया। अब मैं आपको, ठीक है, इसी क्वेश्चन पर ले चलता हूं। विच इज द मेथड ऑफ बटर मैन्युफैक्चरिंग मेथड? जी हाँ स्टूडेंट्स, बटर मतलब मक्खन बनाने की निम्न में से कौन सी विधि है? कौन सी विधि? मक्खन बनाने की कौन सी विधि? पहला ऑप्शन क्रीम सेपरेशन। क्या क्रीम सेपरेशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीम पृथक्करण? क्या क्रीम पृथक्करण होगा? फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका है पास्चुराइजेशन। क्या स्टूडेंट्स पास्चुरीकरण होगा? फिर सी है स्टूडेंट्स हमारा चर्निंग, जिसे हम लोग बोलते हैं मथना, या चर्निंग ही लिखो आप लोग तो, चर्निंग। या स्टूडेंट्स पैकिंग। कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट, जरा आंसर दीजिए। मक्खन बनाने की इनमें से कौन सी विधि है? जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, चर्निंग के द्वारा, क्योंकि मथनी, इसको हम लोग मथनी कहते हैं, ये हमारी होती मथनी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो इससे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बटर बनाने की 4 विधि कौन कौन सी हैं, तो जो 4 विधि के जो आपने आंसर दिए थे,
यदि आपको वही नहीं मालूम है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है बेटा, क्योंकि आपने जो 4 विधि कहे थे वो चारों की चारों विधियां ये हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों विधियों के माध्यम से मक्खन तैयार किया जाता है। ये चारों विधि करेक्ट आंसर है। आपने पहले क्वेश्चन का आंसर जो 4 दिए थे ना, आपसे जो हमने पूछा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटर मेकिंग प्रोसेस आर देयर, मक्खन बनाने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती, तो जो 4 प्रकार आपने अभी बताए थे वो चारों प्रकार हैं। इन चारों तरीके से मक्खन तैयार किया जाता है। क्रीम सेपरेटर विधि के द्वारा, पास्चुराइजेशन विधि के द्वारा। सर पास्चुराइजेशन क्या है सर? दूध से दही बनाने के बाद करते हैं। चर्निंग सर दही जब बन जाता है उसके बाद निकालते हैं। क्रीम जैसे मम्मी, आपने देखा होगा घरों में क्या करती मम्मियां, तो सर दूध में से क्रीम निकल जाती है। यदि दूध को गर्म कर देते हैं तो क्रीम निकल जाता है, उससे मलाई निकल जाती, मलाई को गर्म करके मम्मी मक्खन तैयार कर लेती हैं। बोलिए सर। पैकिंग सर, पैकिंग विधि भी जो है वो हमारी बटर से संबंधित है। तो इन सबका संबंध किससे था सर? मक्खन बनाने से था। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ होगा, क्रीम सेपरेटर, क्रीम पृथक्करण, क्रीम पृथक्करण। तो स्टूडेंट जो क्रीम पृथक्करण है ये कौन से बल पर कार्य करती है? क्योंकि क्रीम पृथक्करण जो है स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे मान चलो स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है सर, हमारे पास में जैसे मान चलो दूध है या दही है, तो दही से क्या करना, हमें क्रीम क्रीम ऊपर लेकर आना है। तो नीचे से कोई भी चीज जब ऊपर लेकर आते तो कौन सा बल लगाया जाता है? कोई भी चीजें जब ऊपर लेकर आते तो कौन सा बल लगाते हैं? तो सर अपकेंद्री बल लगता है। क्या लगाया जाता है? कौन सा बल लगता है? तो सर उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। बोलिए यस सर। कौन सा बल लगाया जाता है सर? वहां पर लगाया जाता है अपकेंद्री बल लगाया जाता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अपकेंद्री बल के द्वारा जो मशीन चलती है, जैसे मथनी जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या है हमारी सर? क्रीम सेपरेटर विधि जो यूज होती है वो अपकेंद्री बल पर होती है। अपकेंद्री बल जो बाहर की ओर लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं इसके आपसे एग्जांपल पूछूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यदि आपसे स्टूडेंट्स एग्जांपल पूछ लिया जाए तो और जरा कोई एग्जांपल बताइए स्टूडेंट्स। जैसे मान चलो आप लोग क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बोले यस सर, कौन सा वाला? मेले में जो झूला झूला जाता है, मेले में जो झूला झूला जाता है। या स्टूडेंट्स आपसे एग्जांपल यदि दे दिया जाए, जैसे चक्कर रोड, गोल रोड है, जैसे गोल रोड है, तो स्टूडेंट्स गोल रोड में आप ऐसे चल रहे हो और आपको ऐसे मुड़ना है, तो स्टूडेंट्स आप कहां जाते हो बताओ? जो गोल रोड रहती है उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो देखा होगा आपने, गोल रोड जो रहती है स्टूडेंट्स उसमें यदि आप मुड़ने की कोशिश करो, यदि आप वही रफ्तार से हैं, जैसे मान चलो आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो क्या उसी रफ्तार से आप किसी गोल चौराहे पर मुड़ के दिखा सकते हो? बोले सर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अपकेंद्री बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो बल होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है सर? बाहर की ओर पहुंचाता है हमें, तो हम सीधे नाली में पहुंच जाएंगे। यदि उसी रफ्तार से यदि हम गाड़ी चलाएंगे तो सीधे नाली पहुंच सकते हैं, नाली के अंदर। बोले यस सर, एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं गोल चौराहे पर, इसलिए गाड़ी स्लो किया जाता है क्योंकि बाहर की ओर छोड़ता है। तो अपकेंद्री बल ही स्टूडेंट चीजों को बाहर की ओर छोड़ता है, तो क्रीम को अलग करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। तो जब हम दही में मथनी लगाते हैं, जब हम दही में मथनी लगाते हैं तो वो क्रीम क्रीम को क्या कर देती है? मक्खन को, बटर को क्या कर देती है सर? ऊपर कर देती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कौन सा रोग किस कारण से होता है, ये आपसे स्टूडेंट्स पेपर में जरूर पूछा जाता है। जैसे आपसे पेपर में जाए फुट एंड माउथ डिसीज किस पर बेस्ड है? पेपर में यदि आपसे आ जाए कौन सी डिसीज? फुट एंड माउथ डिसीज वाला, फुट एंड माउथ डिसीज। डिसीज तो आना तय है, कौन सी डिसीज किस कारण से होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं खुरपका बा मुंह पका। ये डिसीज किस कारण से होती है? फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, खुरपका और मुंह पका बीमारी किस कारण से होती है? तो क्या ये वायरस के कारण से होती है?
बताइएगा किस कारण से होती है? वायरस। बोले हाँ सर वायरस। कौन सा वायरस? FMD के नाम से जाना जाता है इसे, FMD। FMD है ये बीमारी का नाम, FMD, फुट एंड माउथ डिसीज। तो फ्रेंड जो फुट एंड माउथ डिसीज है ये कौन से वायरस के कारण से होती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वायरस का जो नाम है, ठीक है, वो है कोसेक्सकी वायरस। कौन से वायरस के कारण से? सर कोसेक्सी वायरस। क्या ये बात सही है? कोसेक्सकी वायरस? बोलिए यस सर बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन का आना तय है स्टूडेंट्स पेपर में। बीमारियां आपको पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं है। कुछ लोग जो हैं, अब स्टूडेंट्स आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि भाई बताइए मक्खन बनाने की कितनी विधियां हैं, तो आपने रट लिया कि 4 विधियां हैं। लेकिन आप ये भी पता कर सकते हैं ना कि वो 4 विधि के नाम कौन से हैं। यदि आप ये पता नहीं कर रहे हैं कि 4 विधि आपने पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ लिया, मक्खन बनाने की 4 विधियां कौन हैं बोले, लेकिन वो चारों के नाम भी तो पता रखो। क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाएगा, फिर लटक जाओगे आप। तो ये वाली पढ़ाई नहीं हो रही आप लोगों की। चलिए, कौन सा वायरस? सर कोसेक्सकी वायरस। कोसेक्सकी वायरस के कारण से होता है। अब बाकी कौन सी बीमारी किस कारण से हो रही है, ये आपसे पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो बीमारी वाले टॉपिक को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, ये क्वेश्चन के बारे में बताइए। अबाउट हाउ मैनी परसेंट, अबाउट हाउ मैनी परसेंट ऑफ मिल्क कैन वेंडर्स हैंडल, वेंडर्स हैंडल्स टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। विक्रेता, विक्रेता कुल उत्पादन का लगभग, विक्रेता कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत दूध संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का क्या 70% संभाल सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स ये आपका 65% संभाल सकते हैं? ये चलो यहाँ 75 कर लो। या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो 85% संभाल सकते हैं? या स्टूडेंट्स ये आपकी 55% संभाल सकते हैं? कितना परसेंट संभाल सकते हैं ये लोग? जी, अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मिल्क कैन वेंडर्स हैंडल टोटल प्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप देना चाहेंगे, जरा स्पीड से बताइए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आज से कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं, वेरी गुड। तो ये स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर बेस्ड क्वेश्चन है जो उन्होंने दिए हैं पेपर में। इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले। चलो भाई लगा दिए, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्या ये सही होगा? क्या ये आंसर सही है? चलिए, अब जो भी इस आंसर को देना चाह रहे हैं वो सबके सब गलत हैं। 60 to 65 दे रहे हैं, वेरी गुड। ये आंसर आपका गलत है जी।
एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो डाटा है, एक्चुअल में जो डाटा है स्टूडेंट्स आप लोगों का, वो स्टूडेंट्स 52% है। कितना परसेंट है? 52। और 52 ऑप्शन नंबर जो है वो किसके साथ सटीक बैठ रहा था सर? डी वाले के साथ बैठ रहा था। मैंने आपको बताया हूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट पेपर में मिल रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का आपके पास में इंग्लिश वाला भी भाग है। उसमें इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन। हिंदी में सर्च करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप उसका इंग्लिश वाला भाग यदि सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको उसका एक सटीक आंसर जरूर मिलेगा। तो आप यदि एक्चुअल देखेंगे तो वो 52% है, लेकिन आपने ऑप्शन रटा हुआ है। तो ऑप्शन यदि आपने रटा हुआ है तो आप कभी भी पास नहीं होने वाले। मैं आपको आज ही बता देता हूं, अभी समय है आपके पास में एग्जाम क्रैक करने में। यदि आप तोते जैसे रटेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, और आप सबके सब तोते बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीजों को रट रहे हैं, चीजों को समझने में आपका ध्यान ही नहीं है, और ऐसे में एक भी बच्चा पास नहीं होगा। यदि आप चीजों को सीखने में ध्यान नहीं देंगे तो पास होने के चांसेस आपके 0% हैं। 1% भी नहीं है चांस पास होने का। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम है, 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है कि आपने कोई भी एक बुक उठा लिए और पढ़ लिए, पेपर में वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, 4 लाइन उसकी लिख दिए और पास होके आ गए। यहां आपको अपना माइंड को खुला रखना है। मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, मैंने आपको कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं, आपके पास में पूरे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर आपके पास में है, पुराने पेपर। उन पुराने पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 1 से लेकर 200 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आप सबसे पहले यदि पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपना पहले एक माइंड सेट करेंगे कि पुराने पेपर कैसे आते हैं, तो उस पुराने पेपर को जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उन 200 क्वेश्चनों को देखकर आपका माइंड जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? सेट हो जाता है कि भाई पेपर कैसे आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। भले ही वो वाला टॉपिक रिपीट ना हो, जैसे आपने अभी बात किया भैया बटर वाला टॉपिक रिपीट ना हो, भाई बटर का ना हो, मक्खन का टॉपिक पेपर में रिपीट ना हो, तो पेपर में आप लोगों को पनीर का टॉपिक तो आ सकता है, चीज वाला। बटर का आया है, हो सकता है अगला टॉपिक पनीर का मिल जाए, पनीर से रिलेटेड पूछ लिया जाए। तो तुम तो इसी का नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोग बटर का ही नहीं पढ़ पा रहे हो। बटर का मैंने बोला सही 4 मेथड के नाम बताओ सर, 4 मेथड पता थी, 4 होती है, कौन सी 4 ये नहीं मालूम। तो आप वहीं पर सीमित हो गए, एक ही क्वेश्चन पर सीमित हो गए, क्वेश्चन पेपर में रिपीट नहीं होंगे। हरकतें सुधार लो अपनी। यदि यही हाल रहा तो पेपर में पास नहीं होने वाले, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने हमको नहीं बताया, समय रहते ही मैं आपको पहले सचेत कर दे रहा हूं। अब आपने बटर पढ़ लिया, भाई पनीर बनाने की भी विधियां हैं, और पनीर कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको पता है। किस पनीर को सबसे अच्छा माना जाता है, किस पनीर को सबसे बेकार माना जाता है, किसमें कितना परसेंटेज पानी की मात्रा होती है, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और डिटेल जाके एक क्वेश्चन, यदि आपने ये 200 क्वेश्चन का कोई एक पेपर पुराना देखा है तो इन 200 क्वेश्चनों में आप मान के चलो मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो, एक एक टॉपिक से और 10-10 क्वेश्चन निकलेंगे, तो 2-2 हजार क्वेश्चन बनेंगे आपके। हिंदी वाला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसको यदि सर्च करोगे तो आंसर मिलने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। बाय लैंग्वेज इसलिए दिया जाता है आपको पेपर में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिया गया है। तो आपको भले ही हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उसका जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है और नीचे हिंदी वाला क्वेश्चन है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, आपके पास में पीडीएफ है, उसको कॉपी करो या फिर टाइप करो गूगल में, और वहां पर आपको उसी से सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या उसी टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्च करो, उसको पढ़ो। जब तक आप संग्रह नहीं करेंगे, और पढ़ते हुए करना है, नोट नहीं करना है, नोट वाला सिस्टम गया, उसको समझना है आपको तुरंत एट अ टाइम।
मैथ्स के यदि आप क्वेश्चन देखोगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में आप क्वेश्चन देख रहे हो, या आप स्टैटिक्स में देख रहे हो, या लॉगरिथम में देख रहे हो, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देख रहे हो, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख रहे हो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, तो उसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हजारों की संख्या में। वो आपको देखना है कैसे सॉल्व हुआ, उसको हैंडल करना है। तो टॉपिक आपको वही मिलेंगे पेपर में, टॉपिक कुछ अलग से नहीं आने वाले, टॉपिक पेपर में वही रहने वाले हैं। उन टॉपिकों से और जो क्वेश्चन निकलते हैं वो आपके पेपर में आएंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी मक्खन के बारे में पढ़ाया, और आप पेपर में जाके देखो कि मक्खन का कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो आप ये बोलेंगे कि सर आपने तो ये क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं जो क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो ये हमारी लापरवाही नहीं, ये आपकी लापरवाही होगी, क्योंकि हमारा काम आपको एक टॉपिक के बारे में डिटेल बताना है। अब इसके कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, पनीर के कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। जैसे घर वाले खाना बना के आपको दे देते हैं ना, खाना आपको है और खाने के तरीके आपको पता कैसे खाना है आपको खाना को, तो हमारा काम है आपको बना के पूरा देना, उसको फिर आपको डिजाइन करना कि आप उसको किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर जवाबदारी है बेटा। अभी समय है, जितने भी आपके पास में PYQ हैं, जितने भी आपके पास में टेस्ट हो रहे हैं, जितना भी आपके पास में स्टडी मटेरियल हमने दिया है, जितने भी आपके पास में पूरी रिकॉर्डिंग कोर्स पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर क्लास 2023 वाली पूरी क्लासेस आपके पास में है, 22 वाली भी पूरी क्लासेस हैं, उसमें रिवीजन क्लासेस भी है, टेस्ट क्लासेस भी है। तो ये सब कुछ आपको लगाना है और उनसे आने वाले सारे टॉपिक को आपको देखना है। और यदि आप ऐसे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि पेपर फिर नहीं निकलेगा। क्योंकि आपके टेस्ट के रिजल्ट देखकर मुझे काफी कुछ एनालिसिस हो चुका है, और टेस्ट का पेपर जैसा बना था लेवल वैसा ही पेपर में रहेगा। कुछ क्वेश्चन गलत आएंगे, जैसे टेस्ट में गलत कुछ क्वेश्चन मिस हुए थे, मिस प्रिंटिंग हुई थी, वैसे टेस्ट में भी गलत आपका जो मेन पेपर होगा उसमें भी गलत रहेंगे। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन आपके गलत थे टेस्ट पेपर में, वैसे ही मेन पेपर में भी गलत मिलते हैं। डिजाइन वैसे ही किया गया था, फिर आपका जब रिजल्ट आता तो उस समय एक ऑप्शन वो आपको देता है काउंटर, क्वेश्चनों को काउंटर करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए कि आपको लगे तो आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चनों को, तो ऑब्जेक्शन लेने के लिए भी आपका समय दिया जाता पेपर में। तो वो सारी प्रोसेस जैसी आपकी होती वैसी आपके टेस्ट पेपर डिजाइन करके आपको दिए गए, और रिजल्ट क्या मिला मुझे, क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो या तो आपको उसका बोनस नंबर मिलता है पेपर में, और या तो फिर वो क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो फिर आपका जैसे किसी पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर गलत हुआ, 5-10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 200 नंबर का पेपर ना मान के फिर उसको 190 नंबर का पेपर माना जाएगा, या फिर 10 नंबर जो है वो बोनस दे दिए जाएंगे। तो वो एक बात की प्रक्रिया है, लेकिन आपको आपका लेवल मेंटेन करना है, और यदि आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 11th-12th जैसा काम नहीं चलेगा। पहले एक पॉइंट याद रखिएगा, 11th-12th नहीं है कि जो पढ़ के जाओगे वही मिलेगा, ये गलती मत कीजिएगा, और ये अपने दिमाग से निकाल दो कि जो पढ़ के जाओगे वही मिलेगा। जो आपने पढ़ा हुआ है वो टॉपिक मिलेंगे, उस टॉपिक से क्या क्या आने वाला है वो हर साल बदलता है, नहीं तो हर बच्चा एग्जाम निकाल लेता। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, दूध देने वाली जो मशीन होती है या जो बाल्टियां होती है स्टूडेंट्स, उसकी दिन भर में कितनी बार सफाई करना चाहिए। हमें स्टूडेंट्स जो डेली क्लीनिंग चीजें हैं जी, डेली क्लीनिंग रूटीन जो है स्टूडेंट्स हमारी, जैसे हमारे पास में बाल्टियां हैं, हमारे पास में मशीनें हैं, या फर्श वगैरह हो गया, ये कितनी बार हमें सफाई करना चाहिए। सर ये 3 बार करना चाहिए हमें, 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स बोलिए यस सर बिल्कुल करेंगे। अब ये देखो, जो क्या हो गई सर, जो हमारी डेयरी फार्म हो गई, तो डेयरी में कितने बार सफाई होना चाहिए सामानों की, डेयरी में जो सफाई होना चाहिए वो 3 बार होना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम को। किस चीज की,
तो सर जितने भी इक्विपमेंट हैं, यदि आप बड़ी डेयरी फार्म चलाते हैं तो उसमें जितने भी आपको सामान लग रहे हैं उनकी सबकी 3 बार सफाई होनी चाहिए। बोले चलिए क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स पेपर में कौन सी डिसीज से कौन सा रोग होगा और उसका सिम्टम्स क्या होगा, इन पर भी बेस्ड पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। जरा एक क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। फ्रॉम द सिम्टम्स below identify the disease that occur in cattle। जी, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा, ठीक है, उस पर बेस्ड जरा चर्चा करेंगे। चलिए, पहला स्टूडेंट्स हमारा फीवर एक कॉमन होता है। बोले यस सर बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, फीवर एक क्या है आपके लिए, कॉमन है, तो फीवर नहीं देते हैं। एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका एनिमल विल एग्जिबिट, ये आपको दिया गया है पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अब ये क्या चीज होती है, ठीक है जी। चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दे, दूसरा वाला देते हैं आपको बना के, ये वाला देते हैं। लॉस ऑफ एप्टिटाइट, मतलब भूख ना लगना, भूख ना। दूसरा है डिसीज की पहचान करना कि बीमारी कौन सी है, भूख ना लगना। डिप्रेशन, रैपिड ब्रीथिंग, क्या हो जाना सर, डिप्रेशन हो जाना। चलिए, मतलब तेजी से सांस लेना। सी, लेमनेस, लेमनेस, लेमनेस। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मतलब ये 3 ऑप्शन दिए, 3 सिम्टम्स दिए हैं। अब हमें पेपर में पहचान करने के लिए पूछा जा रहा है। अब क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, तो हमें ये बीमारी, ये लक्षण दिए गए, अब हमें बताना कि बीमारी कौन सी है। बीमारी बताइएगा कौन सी बीमारी है। क्या स्टूडेंट्स ये हमारी मैस्टिटिस है, क्या इस बीमारी को हम लोग थनैला रोग कहेंगे, थनैला रोग। क्या इस बीमारी को हम लोग डायरिया कहेंगे, दस्त लगना। क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग FMD कहेंगे, फुट एंड माउथ डिसीज, खुरपका और मुंह पका कहेंगे। या स्टूडेंट्स इस डिसीज को हम लोग ब्लैक लैग कहेंगे, हाँ लंगड़ा बुखार, ऐसा कुछ कहते हैं। चलिए लंगड़ा बुखार मान के चलिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स,
ब्लैक लेग, किस के साथ जाना चाहेंगे आप? बताइए कौन सी बीमारी के लक्षण है? तो यदि आपको उस बीमारी के लक्षण के बारे में पता है तो आपसे बनेगा, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। जी, लंगड़ा बुखार, इसके साथ जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक लेग, लंगड़ा बुखार। बोले सर ये जो लेमनेस लिखा गया है इसका मतलब ही होता है लंगड़ापन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है लंगड़ापन। हालांकि वो हमने आपको छोड़ के रखा था कि आप कहीं गड़बड़ ना कर दें, लंगड़ापन होता है। अब बन जाएगा आपसे आसानी से। लेकिन बीमारियों के सिम्टम्स और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2020 या चलो 2010 एंड 2011, 2011, ये चलो ये कर लेते हैं 2010 और 11 की बात कर लेते हैं। 2020-21 नहीं, 2010 और 11 की बात कर लेते हैं। सन 2010 और 11 में, सन 2010 और 11 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन, भारत का खाद्यान्न उत्पादन था या है, जो भी रहा होगा, है या था, जो भी लिखना जी, वॉस, क्या था भाई बताइए? कैश वैन से आपका 308 मिलियन टन में था या 275 मिलियन टन में था या 350 मिलियन टन में था या फ्रेंड्स ये आपका डाटा जो है वो 200 मिलियन टन के आसपास था? जो दिए गए हैं ऑप्शन उसमें किसके साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पसंद करेंगे? वेरी गुड। और कोई? जी, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है स्टूडेंट्स हमारा, जी कितना था? व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया 2011 एंड 12 के बीच में? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? जी नहीं स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी नहीं होगा। चलिए, इनमें से एक भी डाटा सही नहीं है बेटा। बस यही सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आपको जो भी ऑप्शन मिलते हैं आप लगाएंगे ही लगाएंगे आंसर, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो ऑप्शन दिए गए आप जरूर उसके आंसर लगाना ही चाहते हो, भले पता हो या ना हो। तुक्केबाजी में आप पहले नंबर पर हो, उसका कोई अवार्ड यदि है तो वो आपको मिलना चाहिए सभी लोगों को। चलिए, तो फ्रेंड्स 2010 और यदि हम 11 की बात करें तो टोटल जो हमारा फ्रेंड्स प्रोडक्शन हुआ था वो 250 मिलियन टन हुआ था, मिलियन टन हुआ था। एमटी में लिख रहे हैं मिलियन टन से। चलिए बोले क्लियर है? अब हमारे लिए पेपर में जो क्वेश्चन है वो 2022 और 23 वाले आने की संभावना है। 2022-23 का आएगा या 1-2 साल पुराना भी आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2022-23 में
कितना प्रोडक्शन कोविड के बाद से हमने देखा है? जी बताइए। 330 मिलियन टन। कितना? 330 मिलियन टन। ये अभी हाल ही का जो है 2022-23 का जो डाटा आया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसके हिसाब से है। बोलिए, चलिए ठीक है। अब इस डाटा के आसपास में जो भी आपको मिले, 320 मिल जाए, 315 मिल जाए, आसपास का जो भी डाटा मिलेगा वो आपको साथ में लगा के चलना है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे 21-22 की बात करूं तो 21-22 में कितना रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ? बताइए। एक आध साल पुराना भी पूछ लिया जाता है, फिर निपट जाओगे नहीं तो। कितना हुआ था एक साल पहले? सर 315 मिलियन टन। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 2021-22 में कम था, थोड़ा सा 2022-23 में बढ़ गया, 2010 में काफी कम था। तो कितना उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन किस क्षेत्र में हो रहा है, ये प्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में आएंगे। ये टॉपिक भी आपका कवर होना चाहिए। इंडिया में फूड ग्रेन पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपने इतना पढ़ लिया। अब हमारी जो मुख्य फसलें हैं, है हमारी मुख्य फसलें? बोले हाँ सर है। कौन सी मुख्य फसलें हमारी खाने वाली, जरा बताइए। फूड ग्रेन की यहां पर बात किया जा रहा है, ठीक है, फूड ग्रेन की बात किया जा रहा है। बोले यस सर। अब यही क्वेश्चन मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं। जी, क्वेश्चन यदि ऐसा जाए, टोटल राइस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2022, सन 2000 कितना, सन 2022-23 में भारत में कुल चावल उत्पादन, कुल चावल उत्पादन है। अब स्टूडेंट्स ये टन वगैरह में पूछा जाएगा क्या? क्या ये डाटा टन में होना चाहिए या ये लाख टन में होगा? ये डाटा यदि हमें मिले, क्या लगाना चाहेंगे आप? ओके, मिलियन टन में ही मिलेगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, कुछ आंसर यदि आप देना चाहें, कितना आंसर आप लगाना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1308 लाख टन। लाख टन ये प्रोडक्शन हुआ। लाख टन में क्या हुआ सर? प्रोडक्शन हुआ 1308। चलो ठीक, 1308 हुआ। अब इस लाख टन को यदि मुझे मिलियन टन में लिखना है तो क्या लिखूंगा भाई? क्योंकि पेपर में आपसे मिलियन टन भी पूछा जा सकता है। जी, तो कितना मिलियन टन होना चाहिए फिर? ये कितना मिलियन टन में होगा ये? एनीवन कोई अपना डाटा जो है बताना चाहे तो बिल्कुल बताइए। किसके साथ जाना चाहेंगे आप? जी, एक 130। ओके, वेरी गुड। तो सर इसमें क्या करना है, जो भी हमें हमारे पास में डाटा मिलेगा उसमें से 10 से डिवाइड कर दो। 10 से क्या कर दो? डिवाइड कर देते हैं। बोलो यस सर। 130.8 हो जाएगा, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यदि हमें उसे मिलियन में बताना, सर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो सर 10 से डिवाइड करते हैं। मिलियन का मतलब कितना होता है सर? 10 लाख होता है 1 मिलियन में, इसलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अब खाद्यान्न फसलों में यदि स्टूडेंट्स हम बात करेंगे तो क्या वीट आती है, गेहूं आती है? क्योंकि ये आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन एक था खाद्यान्न फसल वाला, लेकिन उसमें खाद्यान्न में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सर खाद्यान्न में चावल है, गेहूं है। इसका कितना हुआ था प्रोडक्शन? तो सर इसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था वो 112 मिलियन टन हुआ था। 112 मिलियन टन। किसका? सर ये गेहूं का है, वीट का है। तो आपको एक राउंड फिगर डाटा पता होना चाहिए कि किस फसल का कितना प्रोडक्शन लगभग हुआ और ओवरऑल कितना हुआ, वो तो हमने आपको बता ही दिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। फिर कौन सी स्टूडेंट्स आपकी नकदी फसलें हैं? कौन सी आपकी नकदी फसलें हैं जिसे कैश क्रॉप कहा जाता है? कौन सी कॉमर्शियल कॉमर्शियल क्रॉप है आप लोगों की? पेपर में यह भी पूछा जाता है। कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं, कैश क्रॉप्स कौन सी हैं, ये सब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सर कॉमर्शियल का मतलब सर व्यावसायिक फसलें, व्यावसायिक फसलें। तो आपको व्यावसायिक फसलें, तो क्रॉप के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी प्रकार की आपकी क्रॉप हैं, वो सारे प्रकार आपको बनना चाहिए जी। तो बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपसे मैं यहां पर बात करूं भैया कॉमर्शियल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को आप कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं? इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं कॉमर्शियल वाली? तो सर पहला आता है हमारा कॉटन। क्या स्टूडेंट्स कॉटन होगा? कपास? बोले हाँ है। फिर जूट है? बोले यस सर हमारा जूट भी है। फिर स्टूडेंट्स हमारा गन्ना है, सुगर कैन? बोले यस सर सुगर कैन से शक्कर बनाई जाती, ये भी है, गन्ना भी है। अब यदि स्टूडेंट्स कॉमर्शियल क्रॉप की जगह यदि आप लोगों से कैश क्रॉप आ जाए, कैश क्रॉप जी, जिसे हम लोग बोलते हैं नगदी फसलें, नगदी फसलें बताओ किसे कहते हैं? नगदी फसलें जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो सर ये जो फसलें हैं ये व्यवसाय में चलती, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में चलती, इसलिए इसको कॉमर्शियल कहा गया। ये इंडस्ट्री के हिसाब से है। नकदी जो हाथों हाथ बिक जाती है, जो हाथों हाथ बिक जाती है, तो क्या होती है सर कैश क्रॉप? तो सर इसमें हमारा कॉफी आएगा, इसमें कोकोआ आएगा, हमारी टी आएगी, इसमें शुगर कैन भी आएगा, जूट भी आएगा, कॉटन भी आएगा, क्योंकि इनको भी तो बेच के तुरंत पैसा मिलता है आपको, तुरंत हाथों हाथ कोई भी खरीद लेता है। तो कैश क्रॉप में ये भी सारी चीजें आएंगी। बोलिए सर कॉटन भी आएगा। स्टूडेंट्स मसाले आएंगे, मसाले? बोलिए सर सारे मसाले भी इसी में आएंगे। चाय कॉफी आएगा हमारा, चाय है, कॉफी है, सर ये सब आएंगे। तो ये कैश क्रॉप और कॉमर्शियल क्रॉप क्या लगभग एक ही हैं या अलग अलग हैं? कॉमर्शियल क्रॉप और कैश क्रॉप क्या ये एक है या अलग अलग हैं? तो सर ये दोनों की दोनों जो हैं वो एक ही हैं, आंसर इनके एक ही मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स हाथों हाथ कौन खरीदता है? सर हाथों हाथ कोई किसान नहीं खरीदता, हाथों हाथ कोई भी व्यवसाय करने वाला ही खरीदेगा। यदि आपसे कोई मसाले लेगा तो वो क्या कर देगा? एमडीएच का मसाला बना देगा। कोई कॉफी लेगा तो बोले नेस्ले की कॉफी बन जाएगी। कोकोआ स्टूडेंट्स पेय पदार्थ होता है आपका, कोल्ड ड्रिंक जैसे मादक पेय पदार्थ है, ठीक है, नशा वाला पदार्थ होता है कोकोआ, कोकोआ के नाम से जानते हैं, कोकोआ मादक पेय पदार्थ है। चाय हो गई, कॉटन कपास हो गया, तो ये सब इंडस्ट्री वाले लोग लेते हैं आप लोगों से, आम इंसान थोड़ी खरीदता है। बोले चलिए बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपसे क्रॉप्स के जब टाइप पेपर में यदि पूछे जाते हैं तो सारे टाइप्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आपको हमने दो ही बताए। फिर ट्रक क्रॉप्स किसे कहते हैं? आपसे पेपर में आता है ट्रक क्रॉप्स किसे कहते हैं?
किसे कहा जाता है ट्रक क्रॉप्स? वो सर जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है जी। ट्रक क्रॉप्स में किसे रखा जाता है? भिंडी को रखा जाता है, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर को रखा जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों से कौन सी क्रॉप आ जाती है? फीड क्रॉप्स आ जाती है। फीड क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया सर? जिनको जानवरों को खिलाते हैं जी, जानवरों को खिलाने वाली। फिर आपसे कौन सी आ जाती है सर? फाइबर क्रॉप्स पेपर में आती, फाइबर क्रॉप्स जी। फाइबर, रेसे वाली, जिनसे रेसा तैयार किया जाता है सर, कॉटन है, जूट है, ये आ जाएगा। फीड क्रॉप्स कौन कौन सी जरा बताओ? इंडिया के अंदर फीड क्रॉप्स कौन सी है जिन्हें हम लगाते हैं और जानवरों को खिला देंगे, जिनको जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से लगाते हैं? बताओ कौन सी होगी जी। फीड क्रॉप्स के एग्जांपल यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लगा के आने वाले हो आप? तो सर मक्का लगाते हैं खाने के लिए। बोले यस सर, मक्का लगाई जाती है जानवरों को खिलाने के लिए। लगाते हैं क्या मक्का? बोले हाँ सर। कुछ लोग बारिश में देखा आपने ज्वार लगा देते हैं, ज्वार लगाते हैं क्या? ज्वार, सोरघम लगा देंगे, ज्वार बाजरा, सोरघम लगा देंगे, वरले लगा देंगे, देखा है? बोले यस सर। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ ली जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए फीड क्रॉप्स, बरसिम, हाँ बरसिम लगा देते हैं, बरसिम लगा देंगे। चलिए चलिए, हाँ लोबिया लगा देंगे, वेरी गुड। अब धीरे धीरे याद। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है सर? इसमें हमारा कॉटन आ जाएगा, इसमें हमारा जूट आ जाएगा। बोलिए सर, कपास है, जूट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सनहेम्स है, सनई जिसे हम लोग कहते हैं, सनई आ जाएगा हमारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सन हेम्प कहते हैं। तो जब आप इन टॉपिक को पढ़ें तो सारे टॉपिक एक साथ लेना है आपको। ऐसा नहीं पेपर में यदि एक टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हो, कॉमर्शियल क्रॉप पढ़ रहे हो, तो जितने प्रकार की क्रॉप है वो सारे प्रकार की क्रॉप फिर आपको तुरंत बनना चाहिए। पढ़ने के जो तरीके हैं वो तरीके पर भी हम बात कर रहे हैं आज आपसे कि पढ़ना है तो यदि आपने कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, कोई टेस्ट आप लगा रहे हो, तो उस पर बेस्ड सारे टॉपिक फिर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल क्रॉप आया तो कॉमर्शियल क्रॉप पर सर्च कर लिए। हिंदी में सर्च करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इंग्लिश वाला ऑप्शन लेके सर्च कर लो, उसको जो भी वर्जन आ रहा है उसको कॉपी करके आप ट्रांसलेट कर सकते हो ट्रांसलेटर में डाल के, तो हिंदी ट्रांसलेट मिल जाएगा आपको तुरंत उसका। इंग्लिश सर्च कर लो, जो भी आएगा, पढ़ते नहीं बन रहा उसको कॉपी करो, ट्रांसलेटर में डाल दो, गूगल ट्रांसलेटर में हिंदी मिल जाएगा आपको। पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपने किसी पेपर में देखा तो आपने जैसे एक मोबाइल आपके पास में है, लैपटॉप है, कुछ है, उसमें आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन देखा XYZ कोई भी, अब वो आपसे नहीं बन रहा है, एट अ टाइम आप नहीं कर पा रहे उसको, फिर आपके पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं। तो आपने शायद एक सॉफ्टवेयर का नाम भी सुना होगा, कौन सा? डाउट नट, सुना है क्या डाउट नट? बोले हाँ सर। आपके सबके मोबाइल में डाउट नट होता है? नहीं है तो डाउट नट को डाउनलोड कर सकते हो। पढ़ने के तरीके अलग हैं, आज हम वही बात करने वाले हैं आपसे। डाउट नट पर उस क्वेश्चन को लो और फोटो निकाल के सबमिट कर दो, वो उसका आंसर दे देगा, या उसका नहीं देगा तो उसके जैसे दो चार और क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे, तो उसी टाइप की आप तीन चार और क्वेश्चन घर में सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे तरीके से पढ़ना है। पुराना पेपर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा। कुछ लोग अब यही समझ गए कि सर ने पुराने पेपर बोल रहे हैं तो पुराने पेपर पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे। गलत फहमी में मत रहो। सब कुछ पालो लेकिन गलत फहमी मत पालना। चलिए, पेपर आपका बेस बनाते हैं, आपको एक माहौल देंगे कि ऐसा पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने पेपर में कॉमर्शियल क्रॉप देखा, व्यावसायिक क्रॉप देखा, तो उस क्रॉप के सारे प्रकार को पढ़ लो, फिर उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। केवल पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाएंगे। यदि आप पेपर में आए हुए टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सारा कोर्स आपके पास में रिकॉर्डिंग भी है, आपके हमने सारे डाउट्स ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डिंग क्लासेस में दे चुके हैं।
देखिए टॉपिक कभी नहीं बदले जाते हैं, टॉपिक जितने हैं उतने ही हैं। 2008 में भी वही टॉपिक था, 2010 में भी वही टॉपिक था, 2015 में भी वही टॉपिक थे, 2020 में भी वही टॉपिक है और 2023 में भी वही टॉपिक है और आने वाले समय में भी यही टॉपिक रहने वाला है। एग्रीकल्चर में क्या बदलेगा भाई? कुछ बदलने वाला है ही नहीं है। आपको पूरे पेपरों के जितने भी क्वेश्चन है और उनसे आने वाले जितने भी टॉपिक है वो आपको कवर करना है। वो कवर आप अपने स्तर पर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप सीखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेंगे। और कहीं यदि आप रुकते हैं तो उसके लिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग दी गई है पूरे कोर्स की। पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग हर बच्चे के पास में है, जो एग्रीकल्चर क्लास 2023 में भी जुड़ा है और एग्रीकल्चर क्लास 2022 में भी जुड़ा है। तो यदि आप कहीं अटकते हैं तो आपके पास में बैकअप है, हमारा नोट्स भी आपके पास में है, आप उससे देख सकते हो। और नहीं तो अभी तो हम आपको जो है वो क्लासेस लगा ही रहे हैं आपकी लगातार, आपके टेस्ट भी हो रहे हैं लगातार। कमी कहीं से नहीं रखी गई है आप लोगों के लिए। पेपर से पहले फुल कोर्स आपके पास में है, रिवीजन आपका हो रहा है, आपको समझाया भी जा रहा है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये आपके पास में गोल्डन टाइम है बेटा। अपने आप को एक कमरे में ऐसा बंद कर लो कि कोई रिश्तेदारी में नहीं जाना है, कहीं किसी से नहीं मिलना है, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई फिलहाल अभी कुछ नहीं। सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये है ही नहीं अभी फिलहाल। ऐसे माहौल में रहना है हमें, किसी से कोई बातें नहीं, क्योंकि यदि आप बातचीत करने में लग जाओ तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं और बात करने के आने के बाद में क्या बातें हुई वही उसी में दिमाग लग जाता है। कोई नया काम मत करो, क्योंकि नया काम करेंगे तो उसके बारे में जरूर सोचना पड़ता है, पुराना जो चल रहा है वो चलने दो। तो कुल मिला के अभी पूरा फोकस पढ़ाई में करना है। कितने घंटे पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है दिमाग वो कितना चल रहा है। यदि आप हमसे बोलोगे तो हम तो 24 घंटे पढ़ लेंगे और एक दिन नहीं 3-4 दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि आदी हो गए। आप 4 घंटे 2 घंटे में रुक जाओगे। तो अपनी अपनी कैपेसिटी है। कुछ बच्चा 2 घंटे पढ़ के भी पेपर निकालेगा, कोई 10 घंटे पढ़ के भी पेपर नहीं निकालेगा। लेकिन एवरेज आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है और उससे ऊपर जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। टेस्ट में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट। पहला टेस्ट था इसलिए आपको जो है नहीं बना होगा, बाकी आपको तैयारी जोर शोर से करना है। कोई भी दिक्कत यदि जाए तो आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये मत बोलिएगा और ये मत कभी सोचिएगा, ठीक है, कि हम आपको जो है फुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, जैसा आप चाहो वैसा आपको बताया जाएगा। और आपको पेपर देने के बाद में ये बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता। आपको इतनी मेहनत करके जाना है, इतनी तैयारी करके जाना है एग्जाम की, कि आपको ये लगे कि मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, ठीक है। और पेपर यदि तैयारी कमी नहीं है तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा। तो चलिए ठीक है, तैयारी करने का तरीका हमने आपको बता दिए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन हो, आप डाउट नट करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसे आप तुरंत क्या कीजिए, उसकी फोटो निकाल लीजिए और उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो साइंस वाले क्वेश्चनों को आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ साइंस के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। और रिकॉर्डिंग में तो सब कुछ ऑलरेडी है, यदि आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं। और आपका जो एलिमेंट ऑफ साइंस क्रॉप वाला प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो टाइप आपका है, तो आपका क्रॉप और एनिमल आपको इतना बता दिया गया है कि उससे बाहर का आपका नहीं आएगा पेपर में। और जो क्लासेस चल रही हैं वो ईमानदारी से लगाइएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।